हर साल 1 जुलाई को हम उन चिकित्सकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो अपने ज्ञान, सेवा, समर्पण से लाखों लोगों के जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए निरंतर काम करते हैं। आज जहां नई नई तकनीकें, उपचार पद्धतियां विकसित हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जीवन शैली से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां, मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां, डिजिटल हेल्थ और पर्यावरण जनित जो रोग हैं वो चिंता बनके उभर रहे हैं। आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं डॉक्टर रणवीर सिंह त्यागी, जो सिनर्जी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। और आपके बारे में मैं बता दूं श्रोताओं को, आप इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आमंत्रण के लिए। डॉक्टर स्टेप है एंड सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम और राधे राधे। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर। सबसे पहले तो हम अपने श्रोताओं के लिए यही जानना चाहेंगे आपसे कि ये राष्ट्रीय दिवस जो है चिकित्सकों का, किस तरह से राष्ट्रीय दिवस, उसको मनाने के पीछे की उद्देश्य और वर्तमान में उसकी एक प्रासंगिकता को अगर हम देखें तो उसको किस तरह आप डिफाइन करेंगे? देखो, राष्ट्रीय जो चिकित्सक दिवस है वो बेसिकली एक डॉक्टर थे, डॉक्टर बीसी राय साहब जी। तो उनके जन्म और इवन फॉर्चुनेटली ये था कि उनका जन्म मरण सेम दिन था, तो उनके उसमें जाए जो फॉर्मली चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के जी जी, तो उन्होंने बहुत सारे काम करे चिकित्सा क्षेत्र में। तो उनके लाइफ और डेथ एनिवर्सरी के रूप में इसको हम मनाते हैं। और इस दिन हम सोसाइटी को क्या बाई बैक दे रहे हैं, जिसके लिए हम बने हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, और वक्त के हिसाब से अपना लेटेस्ट अपडेट डिजिटलाइजेशन में है कि नहीं है। कहा जाता है डॉक्टर साहब, हेल्थ इज वेल्थ। और अगर इंसान के लिए हेल्थ जैसी चीज को अगर आप डॉक्टर्स एड्रेस कर रहे हैं, उससे बेहतर मानवता की सेवा मेरी नजरों में शायद और कुछ नहीं हो सकती। आज के डॉक्टर को केवल इलाज करने वाला चिकित्सक ही नहीं, बल्कि हम यूं कहें कि वो स्वास्थ्य शिक्षक भी है, मार्गदर्शक भी है, समाज के प्रति एक उत्तरदायी नागरिक की भूमिका भी वो अदा करता है। तो इस बदलती हुई भूमिका को आप किस तरह देखते हैं? वक्त बड़ा फास्ट बदलता है जी। जो टाइम पहले था, अभी टाइम में जनरेशन गैप बदलता जाता है। अगर आप जनरेशन के हिसाब से नहीं चलते हैं, अभी आप हिंदुस्तान में जैसे चिकित्सक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि लाइफ स्टाइल डिजीज बहुत ज्यादा हो गई है। बिल्कुल सर। जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, मेंटल स्टेटस, ये बहुत सबसे बड़ा इशू आजकल, बहुत बड़ा इशू है। इतना स्ट्रेस लेवल है, लोगों को पेशेंस नहीं है। तो अब इन जीवन शैली के बदलाव से ही आपको सबसे पहले स्वस्थ रहना है। तो जीवन के जो 7 सुख कहते हैं, तो उसमें पहला सुख निरोगी काया। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक चिकित्सक के नाते में सबसे पहले यही कहता हूँ कि पहले तो जो चीज प्रिवेंटेबल हो सकती है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन ऑलवेज बेटर। हाँ, और बार बार WHO की जो गाइडलाइंस आती हैं, हर बार वो इस पे जोर देते हैं कि आप उपचार से बेहतर बचाओ, और इस पे ही उनका पूरा फोकस होता है। तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि अगर वो अपने दैनिक जीवन में अपनाई जाने वाली जो ऐसी 5 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य की आदतें क्या हो सकती हैं जो उनको स्वस्थ रखें, निरोगी काया उनकी हो। देखो, सबसे पहले तो जो है मैं कहता हूँ टॉप में मेंटल हेल्थ है, क्योंकि अगर आपका मस्तिष्क स्वस्थ है तो बाकी सब चीज ठीक है। और वो आप जानते हैं कि मेरे को किस चीज से स्ट्रेस होता है। ये बात आपने बड़ी अच्छी कही है, क्योंकि सबको पता होता है कि हम क्या किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, क्या हमारे सामने समस्याएं हैं, और टैकल भी आप नहीं करना। तो उसको कैसे टैकल कर सकते हो, आपसे ज्यादा कोई नहीं अच्छा बता सकता। दूसरा है, अगर आपको उसमें कोई है तो आप सलाह ले सकते हो उसमें, जैसे कि कभी आप मेंटल जो साइकोलॉजिस्ट है उससे सलाह ले सकते हो, आप अपने मित्रों से सलाह ले सकते हो। लेकिन जितना जल्दी दूर कर लोगे उसको, उतना ही आपके लिए वो है। आपके दिमाग पे वो एक हावी नहीं होना चाहिए, जिसके कारण आपको एक चिंता जिसको बोलते हैं सताने लगे। वो स्थिति जो है, मानसिक स्थिति, वो गंभीर है। तो आपका वर्क भी सेटिस्फाइड होता है और आपकी हेल्थ डिटोरिएट होती है और आपका वर्क भी डिटोरिएट होता है। दूसरा है आपका लाइफ स्टाइल रहने के लिए कि भाई ये देखो, अभी जो योग दिवस शुरू करा, योग का बहुत बड़ा महत्व है।
अगर आप टाइम निकाल सकते हो अपनी बॉडी के, लोग इधर उधर पार्टी के लिए निकाल लेते हैं, घूम फिरने के लिए निकालते हैं, हर चीज के लिए समय है, सिर्फ अपने लिए नहीं, खुद के लिए, इवन खाने के लिए भी जहां भी कर सकता है इंसान। तो जो लोग इस चीज को कर लेते हैं, मैंने देखा उन लोगों को हेल्थ के प्रति बहुत कम इशू होते हैं, और ये सबसे बड़ा इशू है। और जिसको जितना जल्दी आदमी पहचान ले उतना ही ठीक है, जितना डिले होगा उतना ही समस्या बढ़ती रहती जी। तो अगर आप देखेंगे अभी 2026 चल रहा है, और 5-6 साल पहले जो एक हमने महामारी का दौर देखा कोविड का, उस महामारी ने डॉक्टर्स की भूमिका को भी एक नया दृष्टिकोण दिया है। तो उस अनुभव से चिकित्सा की जो व्यवस्थाएं हैं या हमारी जो सोसाइटी है, उसने आपको क्या लगता है कि क्या सीखा है? देखो, जो कोरोना महामारी थी एक तरफ से सुनामी थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस लेवल पे सेकंड वेव में जो आया था, पहले में भय ज्यादा था, दूसरे ने ये सिखाया कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। उसमें आदमी के पास हताशा ज्यादा थी, आदमी बिल्कुल कुछ भी डायरेक्शन छोड़ चुका था। हाँ, सब कुछ उम्मीदों, और सच में भी ये था कि हम मरीजों को देख रहे थे, कौन सा मरीज बचेगा हमें ही नहीं पता होती थी। मतलब हमें एक ये लगा कि कौन सा बच सकता है, कौन सा नहीं बच सकता। मेरा एक्सपीरियंस रहा तो अप्रैल का महीना 2021 का इतना मतलब वो रहेगा कि भगवान ऐसा दिन कभी नहीं लाए जिंदगी में, लेकिन उससे बहुत सारा सीखने को मिला कि आपको कैसे रहना है, आपको मदद करनी चाहिए लोगों की, वक्त पे जो काम आ रहा है। बहुत से लोगों के मतलब आपको उस त्रासदी का तो जितना बयां करते, कभी कभी सोच के ही डर लगता है। मैं तो एज ए डॉक्टर अपने आईसीयू में रहता था, जहां मेरे 20-30 मरीज रहते थे, और मतलब मैं सोच भी नहीं सकता सुबह से शाम तक काम करना, 400 कॉल आ रही है, उनको अटेंड करना, लोगों को गाइड करना। तब लगा कि लोग कितने कष्ट में, लेकिन उससे सीखने की यही बात थी, आपको लर्निंग लेसन ये था उससे कि आपको अपनी हेल्थ का, परिवार से, ये बहुत जरूरी चीजें जिससे आपका ध्यान रखना चाहिए। आपने मानसिक स्वास्थ्य की बात की थी, आपने परिवार की अभी जो बात की है, इन दोनों को अगर कोरिलेट करें तो बहुत हद तक जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है हमारी शेयरिंग पे डिपेंड करता है कि कैसे हम अपने थॉट प्रोसेस को अपने नियर एंड डियर के साथ साझा करते हैं। तो वो उसके प्रति हमारे श्रोताओं को कैसे आप आगाह करना चाहेंगे, क्योंकि आज का जो जमाना है वो बड़ा वर्चुअल वर्ल्ड होता जा रहा है बहुत ज्यादा। एक तो सबसे ज्यादा मानसिक जितना भी आपको डिजिटल मीडिया है, बच्चे मतलब पैदा होने के बाद में जितना जल्दी उसको अडेप्ट करते हैं, तो आप फैमिली में जितना एंगेजमेंट कर सकते हो आपस में एक दूसरे से बैठ के, और मैं समझता हूँ फैमिली में आप एक दूसरे से चीजों को शेयर करते हो, उससे आधी समस्या आपकी वहीं सॉल्व हो जाती हैं। तो ये तो आपको टाइम देना है, अपनी बॉडी को देना है, फैमिली को देना है, हेल्थ के बारे में सोचना है, और एक दूसरे को रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है। जो शेयर करना अकेला चला वो नहीं है। अगर आप एक परिवार में टीम की तरह रहते हो तो आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक दूसरे से, और वही आपका लर्निंग लेसन होता है कि कैसे आगे बढ़ना है। सीनियर आदमी है, बड़े परिवार में लोग हैं, एक्सपीरियंस हमेशा काउंट होता है। ठीक बात है। आपने कहा कि जो कोरोना का दौर था उसके बाद चीजें जो है बदली हैं, परसेप्शन भी बदले हैं, चूंकि तकनीकी का युग है आजकल, डिजिटल हेल्थ और ऑनलाइन कंसल्टेशन, आजकल तो बहुत सारे हेल्थ एप्स भी आ गए हैं, और अब तो एआई का दखल और उसमें बढ़ता जा रहा है तेजी से। तो क्या आपको लगता है कि ये इन सबसे डॉक्टर की भूमिका कल को बदलने वाली है, या ये सब चीजें मिलके और उसको प्रभावी बना देंगे? एआई को डॉक्टर को यूज करना आना चाहिए, क्योंकि एआई एक टूल है। ऐसा नहीं है डॉक्टर की भूमिका कम हो जाएगी, लेकिन वो आपको हेल्प करेगा, और जो यूज नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। तो एआई कोई ऐसा नहीं है कि नौकरी चली जाएगी, वो है, लेकिन एआई आपको गाइड करेगा, आपको काम को स्मूथ करेगा, आपके डायग्नोसिस ट्रीटमेंट को प्रिसाइज करेगा, लेकिन लीड आपको ही लेनी पड़ेगी डॉक्टर को। मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि एआई को अगर आप चैट जीपीटी पे किसी पे डालो कि आपको जो फीटस होता है उसको एंगेज रखना है, फिक्स करना है, क्या है, तो उस पर आ जाएगा भ्रूण की सगाई। तो अब वो चीजें वो इतना कर सकता है, आपको उसके प्रति ध्यान रखना है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो है हमें उसको यूज किस तरह करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीथिंग। तो ये बहुत बड़ा रोल है। आजकल जो है वर्तमान की अगर बात करें तो आपने जैसे कहा था कि लाइफस्टाइल डिजीजेज बढ़ रही हैं, हम सब देखते हैं कि हमारे चारों तरफ, चाहे वो मधुमेह हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, ओबेसिटी हो, इवन हार्ट अटैक के बहुत सारे केसेस आपको
अपने इर्द गिर्द मिल जाते हैं। बड़ी तेजी से ये सब चीजें बढ़ रही हैं। मैं आपसे इनके कारण जानना चाहता हूं और इससे बचने के बहुत साधारण से उपाय जो संदेश के तौर पे आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। देखो, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ये लाइफ स्टाइल डिजीज है और आपके खान पान, एक्सरसाइज टोटली इस पे और कुछ जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। मैक्सिमम आपकी लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करती है। ओबेसिटी मेजर कारण है, आपको जंक फूड खाना, इनसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का बहुत नाता है। तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल और खान पीन सुधारना होगा, इससे आपको इनसे। और तीसरा, अगर हो गई है तो उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल के 3 ही तरीके हैं, एक तो लाइफ स्टाइल, डाइट कंट्रोल, उससे नहीं हो रहा फिजिकल एक्सरसाइज, और उससे नहीं हो रहा तो दवाई। लेकिन वो ठीक नहीं होती है। लोग क्या करते हैं, अरे मेरी तो ठीक हो गई। डायबिटीज ब्लड प्रेशर होने के बाद जब तक जिंदगी है तब तक रहती है, वो ठीक नहीं होती है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज नॉट क्यूरेबल डिजीज, ये कंट्रोल है। और अगर आप कंट्रोल करके चलते हो तो लाइफ में 20, 30, 40 साल कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी। आत्म नियंत्रण जो है वो बड़ा जरूरी है। पहले तो अगर आप नियंत्रण में रहते हैं तो ये लाइफस्टाइल सो कॉल्ड डिजीजेज जो आप कह रहे हैं वो होंगी ही नहीं, और अगर होती भी हैं देन ऑल्सो कंट्रोल इज द ओनली थिंग विच इज हेल्पफुल। बिल्कुल। अभी वर्तमान में बात करें, गर्मी का सीजन है, बरसात आएगी, ये ऐसा एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जहां पर संक्रमण बहुत पड़ता है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, वायरल, और जो कंटामिनेशन होता है पानी का, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एक हाउस होल्ड में और एक सोसाइटी में किस तरह से आप उसको अवेयरनेस देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं? देखो, इंडिया में ये बीमारी सब ज्यादातर बीमारी गंदगी से रिलेटेड है। अगर आप साफ स्वच्छ रखोगे वहां कम होगी। हम चूंकि बहुत हैविली पॉपुलेटेड कंट्री हैं। 2021 में कोरोना के बाद में अगस्त सितंबर में डेंगू आया था, और वो कोरोना से भी भयानक था। मेरे को याद है वो कोरोना से भी भयानक था। तो ये डिजीज आपको साफ सफाई रखनी है, अगर मॉस्किटो के लिए लगाना है, और दूसरा आपको इसके लिए जो चीजें, पानी नहीं भरा होना चाहिए, है ना। आप कपड़े पूरे पहने, जैसे आप ऑफिस में बैठो तो मोजे पहन के जरूर बैठे, क्योंकि टेबल के नीचे कब मॉस्किटो काट जाएगा पता नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे बचाया जा सकता है। अगर फिर उसके बाद हो जाता है डेंगू, और इनमें घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन टाइम बहुत जरूरी है। ठीक बात है ना। टाइम से आपको इंटरवेंशन लेना बहुत जरूरी है। बहुत डेंगू और ये बीमारी ऐसे, इनमें बहुत दवाइयों की जरूरत नहीं है, लेकिन टाइमली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। उसको आप एक डॉक्टर की सलाह से लोगे तो ठीक हो जाता। आपने डॉक्टर की सलाह की बात की। चूंकि जमाना डिजिटल है, सबके पास इंटरनेट एक्सेस है, और आजकल इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब आदमी देख के अपने खुद ही डॉक्टर बन जाता है, सेल्फ मेडिकेशन। तो वो कितना खतरनाक? वो देखो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। सिंपल आपने ले ली, और लेकिन जब आप डिटोरिएशन हो रहा है तो उसके बाद आपने पहचाना, तब तक गाड़ी निकल जाती है। तो टाइम, डिसीजन और इंटरवेंशन, राइट टाइम, राइट डिसीजन, राइट इंटरवेंशन, सेव लाइफ और सेव मनी। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि जैसे किसी व्यक्ति को अचानक ही सीने में दर्द हो गया, या स्ट्रोक हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो गई, या कोई और इमरजेंसी हो गई, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए बिफोर गोइंग टू हॉस्पिटल? अस्पताल पहुंचने से पहले क्या कदम उठाने की जरूरत है, और क्या वो चीजें हैं जिनको हमें नहीं करना है, डोंट्स जो होते हैं? सबसे पहले जो नहीं करना है बता दूं कि उसको मुंह में, अगर मरीज बेहोश हुआ है तो पानी नहीं पिलाना। पानी नहीं पिलाना। लोग बेहोश होते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि बेहोश है, उसके फेफड़ों में पानी चला गया तो आपने उसको धक्का दे दिया, वो नहीं जा रहा था, तो धक्का दे दिया। दूसरा, अगर आपके कहीं पे भी ऑफिस में, घर में, साथ में, कभी अलग अलग तरह की इमरजेंसी आ सकती हैं। एक मरीज बेहोश होकर गिर जाता है, उसको हार्ट अटैक होता है मान लो, तो हार्ट अटैक होता है तो आपको उसका सीधा लेटा देना है बिल्कुल जमीन पे, और उसकी नाड़ी देखनी है, जो आपको लुक, लिसन एंड फील, और कंधे पे ठोक के कहना है आप ठीक हो। अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो उसको उसकी सांस देखनी है। अगर उसकी सांस पेट के थ्रू मूवमेंट नहीं हो रहे हैं और कोई है,
तो आपको उसको दोनों हाथों से छाती के मध्य में बिल्कुल इस बोन पे कंप्रेशन करना है, चास्ट को 4 से 5 सेंटीमीटर, और करते हुए हॉस्पिटल ले जाना है। सीपीआर देना। सीपीआर। दूसरा, अगर उसको एक साइड लकवा हो गया है तो करवट लिटा के तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है, क्लिनिक नहीं ले जाना, क्योंकि उसका अर्जेंट सीटी होना चाहिए और उसको डिसाइड करेगा कि उसको एक इंजेक्शन लगता है अर्जेंटली रिकवरी के लिए, जरूरत है कि नहीं, वो गोल्डन आवर होता है। ऐसे ही किसी को अगर दौरा आता है तो लोग क्या करते हैं, दौरे में क्या करते हैं कि उसको पकड़ने की कोशिश करते, नहीं, दौरे के टाइम पे आप इतना पकड़ो कि ऊपर से डायरेक्ट फर्श पे गिरे नहीं, तो हेड इंजरी नहीं हो। दौरा आ गया तो अपनी साइकिल पूरी करेगा वो, तो उस साइकिल को आपको रोक नहीं सकते हो, आपको उसको धीरे से ऐसे रखना है कि गिरे नहीं और उसको जमीन पे लेटा देना है। आप उसको जो फिजिकल एक डैमेज हो सकता है वो बचाना है। और अगर मुंह में रख सकते हो तो चम्मच या कुछ भी चीज हार्ड रख सकते हो कि टंग बाइट नहीं हो, कटे नहीं, और कुछ दांतों के बीच में आ जाती है अक्सर। अगर वो कर दिया अपने आप ठीक होगा, और दौरा खत्म हो जाए तो करवट से लेटाना है और हॉस्पिटल ले जाना है। सांप अगर काटने, गर्मियों बरसात का मौसम आ रहा है, कभी भी घबराना नहीं चाहिए, 100% ठीक हो जाता है मरीज। बाईगीर पे नहीं जाना चाहिए, बाईगीर पे जाते हैं लोगों की डेथ हो जाती है। ये मेरा सबसे एक निवेदन है, मैं हर साल 50-100 मरीज देखता हूं, लोग बाईगीर पे जाते हैं, लेकिन नहीं जाना चाहिए। 95% स्नेक नॉन पॉइजनस होते हैं, तो वो भय से मरता है आदमी, उसको एश्योरेंस चाहिए। एक कुछ 5-7% अगर किसी मरीज की निगलने में दिक्कत हो रही है, आंखें बंद होने लग जाएं, आप समझ लेना ये सांप जहरीला है, मेरे पास 3-4 घंटे हैं, इससे ज्यादा नहीं है। अगर मैं नियर बाई हॉस्पिटल ले गया और वहां वेंटिलेटर, सांस का सपोर्ट मिल गया, वो 100% ठीक हो जाए। माने 3-4 घंटे हैं उसके बाद भी? बिल्कुल। अगर पलक झपक रही है, समझ लो आंख पूरी नहीं खोल पा रहा है, तो ये सांप जहरीला है, ये एक निशानी है। फिर आपके पास 3-4 घंटे मैक्सिमम है, आप जितना जल्दी हो जाए। नहीं करना चाहिए, बांधना नहीं चाहिए, कट नहीं लगाना चाहिए, ये सब इससे कुछ नहीं होता। कभी कभी ज्यादा टाइट बांध देते हैं तो मरीज का हाथ और काटना पड़ता है, क्योंकि वो ब्लड फ्लो रुक जाता है, तो वो एक गंभीर स्थिति हो सकती है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में इस मोड़ पर अगर मैं कहूं कि हमारे श्रोताओं को एक कोई गीत अपनी पसंद का सुनवाएं, तो कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? मैं गीत बहुत ज्यादा नहीं वो करता हूं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा जो पसंद करता हूं, जो नाम पिक्चर का गाना है, चिट्ठी आई है। जब मैं एमबीबीएस में घर से बाहर गया, छोटा था, तब वो गाने को सुन के जब मेरे को लगता था यार घर चलो, तो वो गाना मेरे को सबसे अच्छा लगता है। श्रोताओं को आपकी पसंद का ये चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर न आने वाले, सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू।
रोते हैं बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां। कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले। तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले हैं खाली। तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली। पीपल सूना पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना। फसल कटी आई बैसाखी, तेरा आना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। एक चीज और सर जो आजकल बहुत प्रोमिनेंट है, AMR, एंटीबायोटिक्स का अनचाहा उपयोग। माने बहुत ज्यादा, चूंकि एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा तादाद में ली जाती हैं, तो वो कितनी गंभीर समस्या आप पाते हैं? और चूंकि इसके बारे में सामान्य जनता है, उसमें अवेयरनेस उतनी होती नहीं है, तो एक सरल से शब्दों में AMR को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे और उनको इसके प्रति कैसे आगाह करेंगे? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मोदी जी ने भी अपनी मन की बात में ये सवाल कहा था। मैंने प्रेसिडेंट बनने के बाद ISHM का मैंने एक जनरल पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम में मेरा एंटीमाइक्रोबियल जो 5 मेरे ड्रीम है जनरल पब्लिक के लिए, कोड लाइफ, कोड मतलब CPR, हर इंसान को आना चाहिए इमरजेंसी में। वो मतलब ऑर्गन डोनेशन, आपको अवेयर होना चाहिए कि अंगदान कितना महत्वपूर्ण है, मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। लाइफ आफ्टर डेथ। तीसरा है डी एस्केलेशन, एंटीबायोटिक से रिलेटेड है, जिसमें एक बहुत बड़ा इशू है, नई दवाइयां आ नहीं रही हैं, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इससे इफेक्ट होना दवाइयों का कम हो गया है, तो फ्यूचर के लिए बहुत नुकसान है। डॉक्टर की बिना सलाह के दवाई नहीं लें, ये बहुत जरूरी है। और अगर आपको लग रहा है कुछ गूगल से और उससे देख के ऐसे करने से आप सोसाइटी में इंडिविजुअल हर आदमी ऐसे ले रहा है, तो क्रॉस रेजिस्टेंस इतना हो रहा है कि आने वाले टाइम में हमारे पास दवाई नहीं होगी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। एक मेरा अवेयरनेस है स्ट्रोक, जो लकवा और उसके लिए, उसमें आदमी को अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर मेरे को लकवा हुआ तो मेरे को 4 घंटे से पहले, जैसे हार्ट अटैक होता है ऐसे ही ब्रेन अटैक में 4 घंटे से पहले हॉस्पिटल पहुंचना है। और 5वां मिशन है एडल्ट इम्यूनाइजेशन। लोग कहते हैं कि वैक्सीन तो बच्चों के होते हैं, नहीं, एडल्ट के भी लगते हैं कुछ वैक्सीन। जब आईसीयू में मरीज आता है, मैंने इसलिए मिशन चलाया
कि जब आईसीयू मरीज आता है तो मैं देखता हूं अभी सर्वाइवल नहीं है, तब हिस्ट्री लेता हूं तो उसको वैक्सीन अगर लगा होता उसका तो बच सकता था। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने यही शुरू करा है जो एचपीवी वायरस के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए। कितनी डेथें इंडिया में सर्वाइकल कैंसर से होती, अभी बच्चों, पुराने जमाने में वो वैक्सीन था ही नहीं वैक्सीन। अभी सरकार ने मास लेवल पे चल रहा है। तो ये वो 5 प्रोग्राम है। तो एंटीबायोटिक वाला इशू हम कवर कर रहे हैं। आज हमारा एटलीस्ट इंडिया में जो हमारी 115 ब्रांचें हैं, हर जगह इस पे प्रोग्राम है। बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इशू मैं आज समझता हूँ, खास तौर से अगर यूथ को एड्रेस करना चाहें हम, यूथ चूंकि फुल ऑफ एनर्जी है, नए नए एक्सपेरिमेंट करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं नशे की जो एक प्रवृत्ति है वो डेवलप होती है। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो वो लेते हैं। ई सिगरेट का चलन आजकल बढ़ता जा रहा है। चिकित्सकीय दृष्टि से अगर देखें तो इन सब के दुष्परिणामों को आप किस तरह से श्रोताओं के साथ साझा करेंगे? ये देखो, कोई भी नशा बॉडी को कितना हार्म करता है, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, दोनों ही हार्म करता है। और जो मेंटल स्टेटस की वजह से और संगत की वजह से ये जो हो रहा है, स्पेशली मेट्रो सिटी और उनमें बहुत ज्यादा हो रहा है। और लोगों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लंग की बीमारियां, ई सिगरेट, ये सब से इतना ज्यादा डिटोरिएशन होता है। और जो यूथ है अपने एम से भटक रहा है। तो ये बहुत वो है, सरकार इसके लिए लगी हुई है। मेरे को लगता है परिवार में एक बहुत बड़ा इशू है ट्रेनिंग में कि भाई नशा तो बिल्कुल भी किसी चीज का इतना खराब है कि उसने जितना बचा जा सकता है उतना बचना चाहिए। युवाओं को वो जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, अपना रोल समझना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हम युवा देश हैं और हमारे यहाँ सबसे बड़ी युवा आबादी है। तो युवाओं को अपनी भूमिका है उसको बहुत बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, एक और चूंकि राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस है तो मैं डॉक्टरों के लिए एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। चूंकि हम बहुत बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनके जो कार्यभार है जिसको हम कहें वो भी बढ़ता है, तनाव है उनके ऊपर भी। और आजकल तो बहुत सारे हम ऐसे केसेस भी देखते हैं जहां पर लोग एग्रेसिवली बिहेव करते हैं और कई कई जगह पे तो हम हिंसा की घटनाएं भी देखते हैं। वाकई में ये सब चीजें चिंता की बात हैं। तो समाज को या जो मरीज हैं, उसके तीमारदार हैं, उनकी जिम्मेदारियों को आप किस तरह से श्रोताओं के साथ साझा करेंगे? देखो, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और आज के सिनेरियो में ये घटनाएं ज्यादा बढ़ी हैं। आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, जी, बहुत ज्यादा घटना बढ़ी है। एक आदमी का रोड साइड जा रहा है, ड्रिंक करके जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया और वो उसकी वो नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में आके अगर उसकी डेथ होगी तो वो ब्लेम उधर होता है कि डॉक्टर ने। डॉक्टर भगवान नहीं है, अपना कर्म कर सकता है कि भाई ये मेरा काम है, उसको सबको नहीं बचा सकता। जैसे कोरोना में बहुत सारे डॉक्टर नहीं बचे। तो मेरा जो सब लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि आप पहचाने, पहले जाने कि भाई मैं इलाज कराने लाया हूं। कई बार जरूरी नहीं है कि सब ठीक हो जाए। डॉक्टर्स की भी सीमाएं हैं, सीमाएं हैं। और ओवर रिगार्डिंग वर्क कह रहे हैं तो वर्कलोड तो ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है पब्लिक के हिसाब से। लेकिन सरकार उसके लिए कई काम कर रही है, मेडिकल कॉलेज बढ़ गए हैं, लेकिन भय मुक्त वातावरण बहुत जरूरी है। आज की डेट में कई बार मेरे को लगता है कि ये पेशेंट मेरे से ज्यादा वो करेगा तो डॉक्टर बचता है इलाज करने से। वो चाहता है मैं भर्ती नहीं करूं, मैं भेज दूं, ऐसा नहीं। विश्वास होना चाहिए। ये प्रोफेशन टोटल फेथ का है, बिल्कुल टोटल 100% अगर प्रोफेशन फेथ का है तो वो डॉक्टरी है। और फेथ नहीं है तो आपको उस डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। मैं यही करता हूं, जहां फेथ है वहीं इलाज कराना चाहिए। जीवन और मौत डॉक्टर के हाथ में नहीं है। अब डॉक्टर्स, जो आपके साथी डॉक्टर्स हैं, उनको उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे डॉक्टर साथियों से सभी से यही है कि सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि सबसे पहले डूबने से पहले बचाने वाले को कहते हैं पहले खुद को बचना चाहिए, फिर डूबने वाले को। आप अगर स्वस्थ हैं तभी आप दूसरे को ख्याल रखें। तो सबसे पहले तो डॉक्टरों को अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अपने परिवार का, अपनी फैमिली का, और फिर मरीज, क्योंकि मरीज भी उसकी फैमिली का पार्ट होता है। और टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहिए, और राय दूसरे से लेनी है तो ले लेनी चाहिए। और जो बेस्ट हो सकता है
उसमें मरीज को हमेशा ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि वो उसके परिवार का सदस्य है। एग्जैक्टली। हाँ, और दिल से काम करने पे तो मैं मानता हूँ कि आप उससे करते हो तो वो जो एक कोरिलेशन है, आपस का जो बॉन्डिंग है, वो भी बहुत मजबूत होता है। तो डॉक्टर साहब, आपने आज इस अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियों को हमारे श्रोताओं के समक्ष साझा किया। हमें विश्वास है कि आपके जो सुझाव हैं स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए, बीमारियों की रोकथाम के लिए और चिकित्सकों के प्रति विश्वास और सम्मान का भाव वो अवश्य मजबूत करेंगे। आप हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ हमारे स्टूडियो आकर जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।